सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में आज हम नया चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। यायावर अर्थात खाना बदोश अर्थात घुमक्कड़ लोग जो है जिन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था उनके बारे में बातचीत की जा रही है। तो यायावर साम्राज्य क्या है वो हम चैप्टर 5 या चैप्टर 5 या अध्याय 5 के अंदर जानेंगे। तो हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझते हैं यायावर साम्राज्य की। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। ये तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते हैं। कोई भी इस अलग लगता है कि यायावर साम्राज्य भी हो सकता है कि घुमक्कड़ लोग भी एक अपना विशाल साम्राज्य है वो बना सकते हैं। तो ऐसे में ये शुरू में जब ये रहते थे तो इनका अविभेदित आर्थिक जीवन चलता था और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते थे। ये कबीलाई आधार पर रहा करते थे। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य शब्द जो होता है वो सीमाओं को बताता है कि उसकी सीमा कहाँ तक निश्चित है। तो भौतिक अवस्थितियाँ यानी जो मानचित्र या विश्व मानचित्र के ऊपर ये बताता है कि उसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक था। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की कि ये यायावर लोग जिन्होंने साम्राज्य बसाया था उससे पहले ये घुमंतु थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और कबीलों में रहते थे। लेकिन जब इन्होंने अपना साम्राज्य बसाया तो इन्होंने इसी साम्राज्य ने इनको सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता भी प्रदान की कि साम्राज्य के आधार पर फिर उन्होंने एक स्थान पर टिक कर रहना सीखा और साथ ही अर्थव्यवस्था में भी उनके सुधार हुआ, यानी उनके जीवन में कई बदलाव आए और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, सुपरिष्कृत यानी सुंदर व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन भी इन्होंने प्रदान किया। तो फिर एक बहुत बड़ी शासन व्यवस्था है यायावर साम्राज्य के माध्यम से बनी। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती है। समाजशास्त्री जो कि समाज का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक आधार पे वो समाज का अध्ययन करते हैं, बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती है कि उन्होंने कई बार यायावर साम्राज्य के बारे में लिखा है। तो ऐसी स्थिति में उनकी परिभाषाएं कहीं उन्होंने बहुत कुछ अपने आधार पर लिख दिया है, गैर इतिहास से संबंधित नहीं है, क्योंकि वे किसी बंदे बंदाए सांचे में उन्हें ढालते हैं। वो अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर उन्हें सोचते हैं, यानी जो उनके मन और मस्तिष्क में जो विचार बैठे हुए हैं उसी के आधार पर वो उस साम्राज्य को देखने का प्रयास करते हैं, उनके ढांचे को देखने का प्रयास करते हैं। तब उन्होंने जो उनके बारे में लिखा है, उनकी परिभाषाएँ जो दी है वो संकीर्ण और गैर ऐतिहासिक मालूम होती है। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती है जब हम यायावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं कि इतिहास में जब हम इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में उनकी स्वयं की जो कुछ परिभाषाएं हैं, संगठन हैं, उनके जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो वास्तव में जो लिखा गया है वो उनसे कहीं मेल नहीं खाता है। अध्याय 4 में हमने इस्लामिक इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया। हमने अध्याय 4 पढ़ा है इस्लाम का उदय और विस्तार। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद और उनके द्वारा चलाए गए धर्म इस्लाम के बारे में हमने अध्ययन किया। इस्लाम किस प्रकार से फला फूला और फैला, उनकी क्या क्या विशेषताएं, परंपराएं, रहन सहन, खान पान इत्यादि को हमने समझा। अब उसी प्रकार से अब हम ये यायावर साम्राज्य को समझेंगे जो कि आपका अध्याय नंबर है वो 5 है। तो इस्लामिक इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया और अरब प्रायद्वीप की बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित था कि इस्लामिक
क्षेत्रों को हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर भी जो है बेदुइन लोग है वो रहा करते थे, यानी वो भी एक तरह से घुमक्कड़ ही थे। कारण था कि वहाँ पे अरब की जो भूमि थी, अरब की भूमि के अंदर भी जो है रेगिस्तान है, और ऐसी स्थिति में वहाँ बेदुई जो लोग हुआ करते थे वो भी नखलिस्तानों की तलाश में घूमा करते थे। नखलिस्तान यानी जो है सूखे इलाकों में या मरुस्थलीय इलाकों के बीच में जो हरा भरा स्थान होता है, तो वो अपने पशुओं को ऊँटों के लिए या भेड़ बकरियों के लिए चारे की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो उनका भी जीवन है वो बद्दुइन यायावर परंपरा पर ही आधारित था। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया गया है। ये है मध्य एशिया के मंगोल। अब जो हम चौथा अध्याय जो पांचवा अध्याय जो अब इस अध्याय में हम समझेंगे वो है मध्य एशिया के मंगोल। ठीक है, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां के नेतृत्व में की थी। आपको याद रखना है कि यायावर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये चंगेज खान था। ठीक है, पार महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप से बाहर दूसरे महाद्वीप की तरफ भी उसने जो है अपना विशाल मंगोल साम्राज्य है वो बनाया था। उनका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कि मंगोल साम्राज्य है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था, एक तो एशिया महाद्वीप और दूसरा यूरोप महाद्वीप। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। कि शुरू में इनका जो मंगोलिया के जो लोग थे, यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। चंगेज खां के नेतृत्व में जो है मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। ये मंगोल साम्राज्य 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप और जो है एशिया। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर चीन का जो साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था में शायद मंगोलिया के यायावर लोग मंगोलिया के मूल निवासी थे, और लेकिन फिर भी ये यायावर थे, बेदुइन थे, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लेकिन फिर भी ये लोगों से अलग थलग नहीं थे, बल्कि इनके जीवन में जो प्रभाव जो हुआ वो प्रभाव ये था कि उन्होंने विशाल विश्व के अनेक देशों से उन्होंने संपर्क बनाए रखा, तथा उनके ऊपर भी उन्होंने अपना प्रभाव है वो छोड़ा, यानी वो समाज से जुड़े हुए रहे थे। तो याद रखना है खास तौर पे कि मंगोल जो है वो मंगोलिया के मूल निवासी थे, जिसके कारण उनकी जो पहचान है वो मंगोल हुई। फिर उन्होंने अपना साम्राज्य है 2 महाद्वीपों में बना दिया, यूरोप और एशिया, जिसका संस्थापक था चंगेज खान। ठीक है, नेक्स्ट, इस अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। चंगेज खान ने जो साम्राज्य स्थापित किया था वो एक बहुत ही भयानक रक्त रंजित साम्राज्य था। रक्त रंजित यानी रक्त से भरा हुआ सैनिक तंत्र, यानी उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए अनगिनत लोगों को, असंख्य लोगों को मौत के घाट उतारा और डर, भय और दहशत का वातावरण है वहाँ पर स्थापित किया और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। उन्होंने अपनी नई व्यवस्थाओं को बनाया। मंगोलों के सामने ये चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। देखिए स्टेपी परंपराएं, यानी मंगोलिया जो है वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान हैं, यूरोप और जो है रशिया उसके आसपास के क्षेत्र, तो वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। स्टेपी एक प्रकार की घास है, ठीक है, वहाँ पे। और ऐसी स्थिति में ये लोग क्या है, यायावर थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहने वाले लोग थे। तो यहाँ पर उनकी परंपरा कबीलाई आधार पर थी, लेकिन जब उन्होंने अपना एक सैनिक तंत्र पर आधारित एक नवीन शासन जो उन्होंने स्थापित किया, उस शासन के
स्थापना के दौरान वो अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं चला सकते या फिर कह सकते हैं कबीलाई आधार पर या स्टीपी परंपराओं के आधार पे अब वो शासन व्यवस्था नहीं चल सकती थी। इस वजह से इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्था और धर्मों का सामना भी उनको करना पड़ा। मंगोलों ने अपना एक विशाल साम्राज्य बनाया था, 2 महाद्वीपों में फैला हुआ। तो हर जगह एक जैसी परंपरा, एक जैसे विश्वास, एक जैसे धर्म नहीं होते। तो उन्होंने जब अपना साम्राज्य खड़ा किया था तो वहाँ पे के लोगों के लिए, वहाँ अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्म थे, उनकी अलग अलग अर्थव्यवस्था थी, अलग अलग लोग थे, उनका अलग अलग खान पान था। तो अब उन्हें भी अपने साम्राज्य की परंपराओं में कुछ चेंज है वो करने पड़े थे। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम भी उठाने पड़े, कई बदलाव उन्हें करने पड़े, समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूरेशिया अर्थात यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, दोनों महाद्वीपों का मिला जुला स्वरूप है यहाँ पे। इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। तो इस प्रकार से यायावर साम्राज्य बन गया। जो यायावर जो खानाबदोश लोग थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले लोग थे, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य है वो खड़ा कर दिया सैनिक तंत्र के आधार पर, ठीक है। देन आगे, स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा। ये लोग घुमक्कड़ी थे और उनका उस समय तक अपना कोई आधार नहीं था, मौलिक आधार नहीं था रुकने का ऐसी या एक स्थान पर स्थायी रहने का। तब तक उन्होंने कोई अपना जो है साहित्य नहीं था, उनके बारे में जानकारी के कोई स्रोत हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। कि हमें जो जानकारी मिलती है, ये जो है मंगोलों ने शुरू में अपना इतिहास है वो नहीं लिखा था या ऐसी जानकारी के कोई स्रोत नहीं मिलते, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने उन्हें इतिवृत्त यानी उस समय का समकालीन इतिहास, यानी उस समय के दौरान जो लिखा गया इतिहास है, या जो विद्वान हैं जिन्होंने मंगोल साम्राज्य या मंगोल जो है प्रदेशों की जिन्होंने यात्राएं की थी, तो उन्होंने जो है अपने रोजनामचे लिखे या अपने यात्रा वृत्तांत के विवरण लिखे। तो उन्होंने जो मंगोल साम्राज्य के बारे में जो देखा सुना उसको उन्होंने लिखा। तो उससे हमें जानकारी मिलती है मंगोल साम्राज्य के बारे में। इन लेखकों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रह से ग्रसित है या ग्रस्त है। इन लेखकों ने जो शुरुआती लेखकों में जो यायावर साम्राज्य के बारे में जो लिखा है, वो सूचनाएं पूरी तरह से हम कह सकते हैं उचित नहीं है या जो है पूर्ण जानकारी हमें उससे प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो सूचनाएं हैं वो अज्ञात है, या तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिलती, या फिर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है कि उन्होंने जो उनकी अपनी दिमाग की विचारधारा के आधार पर जो उन्होंने मंगोलों के बारे में देखा सुना था और जो उनकी धारणाएं बनी हुई थी, पूर्वाग्रह यानी पूर्व की धारणाएं, तो जो धारणाएं उनकी अपनी बनी हुई थी उसी धारणाओं के आधार पर उन्होंने मंगोल साम्राज्य या मंगोलों के जीवन के बारे में इतिहास को लिखा है। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने, यानी साम्राज्यिक सफलता, उन्होंने जो विशाल साम्राज्य बनाया था अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत भी लिखे। जो विद्वान हैं जिन्होंने मंगोल साम्राज्य जब बड़ा फला फूला, तो विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। वो उन्होंने मंगोल साम्राज्य की जो यात्राएं की है उनमें अनेक मंगोल अधिपतियों के राज्याश्रय में भी रहे थे। कि कुछ ऐसे विद्वान भी थे जो मंगोल अधिपति यानी मंगोल शासकों के राज्य के अंदर आश्रय पाया था उन्होंने। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। इनमें से कुछ लोग बौद्ध थे यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले, कुछ कन्फ्यूशियसवादी अर्थात चीन का धर्म है कन्फ्यूशियस धर्म, जो कि वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे कन्फ्यूशियस, ठीक है। ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। तो जो ये सारे विद्वान जो थे या मंगोल अधिपतियों के राज्य के समय में उन्होंने वहाँ पर आश्रय पाया था और वहाँ पर वो रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर मंगोलों के इतिहास को लिखा है, उनकी प्रशस्तियों के बारे में लिखा है। प्रशस्तियाँ अर्थात जो है उनकी प्रशंसा, यानी उनके बारे में इतिहास लिखा है। तो ऐसे विवरणों से यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखकों को चुनौती दी
जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। पूर्व के जो इतिहासकारों ने जो लिखा है उनके बारे में मंगोलों के बारे में उचित नहीं लिखा या पूर्व धारणाओं के आधार पर लिखा, लेकिन जो बाद के इतिहासकारों ने जो लिखा है जिसमें तुर्क, मुसलमान, बौद्ध, कन्फ्यूशियस आदि थे जो मंगोल शासकों के अधीन रहे थे, उन्होंने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और उनसे उन लोगों की धारणा है वो मंगोल साम्राज्य के प्रति बदली। लेकिन उससे पूर्व जो लिखा गया था वो निंदापूर्ण लेख थे, यानी मंगोलों के बारे में बुरी बातें ही लिखी गई थी। उन्हें स्टेपी प्रदेश के लुटेरे हैं वो बताए गए थे, या लुटेरे यानी जो है धावा बोलकर आक्रमण करके लूटने वाले लोग। इससे मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल होगी। अब दो तरफ लोगों के सामने दो प्रकार का इतिहास आता है। एक इतिहास आता है नेगेटिव जिसमें लुटेरा बताया जाता है, दूसरा इतिहास आता है पॉजिटिव जिसमें उनके बारे में प्रशस्तियाँ लिखी जाती है। तो लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया कि वो इस इतिहास को किस प्रकार से समझे, यानी और स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई, क्योंकि एक तरफ तो गलत बताया जा रहा है, दूसरी तरफ उनको सकारात्मक और अच्छा बताया जा रहा है। तो जहाँ जिन्होंने आश्रय पाया, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जिन्होंने उनके वहाँ पे आश्रय पाया था तो उन्होंने उनके बारे में प्रशस्तियाँ लिखी, और जिन्होंने पूर्व धारणाओं के आधार पर लिखा उन्होंने मंगोलों के बारे में बर्बर और लुटेरा वाला इतिहास है वो लिखा है। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध करवाता है जिनसे कि सामान्यतया अभ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदाय को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कि कुछ लोग जो बताते हैं कि ये एक कबीलाई समाज था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, और ये इन्होंने पूर्व के इतिहास में उन्हें आदिम और बर्बर के रूप में बताया गया है। तो अगर उनकी प्रशस्तियों को समझें या उनके बारे में जो सहानुभूतिपरक विवरण को हम देखें तो इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या वो वास्तव में आदिम और बर्बर प्रकार के लोग थे। इसको हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट आदिम या बर्बर क्या होता है इसको, ठीक है। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका जो कार्य हुआ 18वीं 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए जो प्राय हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। औपनिवेशिक वातावरण के अंतर्गत ये कार्य हुआ है, औपनिवेशिक यानी किसी अधीन राज्य के अंतर्गत। और 19वीं और 18वीं शताब्दी में खास तौर से विद्वानों ने मंगोल साम्राज्य के ऊपर शोध कार्य है वो किया है, जो प्राय हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं, जो अलग अलग प्रकार से हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। मंगोल साम्राज्य के बारे में जिन्होंने लिखा था यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविद यानी प्राचीन इतिहासकार, जो कि प्राचीन चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में ये तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसने चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव इतिहास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। कि जो बाद का जो इतिहास है वो मंगोलों के बारे में जो लिखा गया है उसमें उस प्रकार की व्यवस्था को बताया गया है कि किस प्रकार से यायावर समूह के लोगों ने जो है एक संक्रमण अवस्था के बारे में उसके बारे में बताया कि जनजातीय उत्पादन प्रणाली यानी जनजातीय कबीले के रूप में ये विकसित हुई और बाद में धीरे धीरे सामंत उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो गई, यानी एक साम्राज्यवादी शक्ति बनकर उभरा और फिर एक साम्राज्यवादी शक्ति बनकर जो है एक विशाल साम्राज्य है वो उन्होंने खड़ा किया है। आज सामंती उत्पादन यानी जिन्होंने देश के ऊपर जो है सामंती व्यवस्था के आधार पर अनेक इलाकों के ऊपर है वो शासन किया। या सामंत होते हैं शासक और शासक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें सामंत कहा जाता है, या जागीरदार या कह सकते हैं भूमिपति। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक, भूस्वामी, लॉर्ड के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया। शुरू में ये वर्ग विहीन थे, यानी एक अविभेदित समूह था जिनकी आर्थिक व्यवस्था सभी मिल बांट कर खा लिया करते थे। कोई भी जो है उसके अंदर परिवर्तन हमें नहीं मिलता है। लेकिन बाद के अंदर जैसी ये व्यवस्था बनी है, साम्राज्यवादी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था बनी, तो ऐसी स्थिति में कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच में एक विशाल अंतर भी साफ दिखाई देने लगा। यानी किसान जो साधारण दिखता था, भूस्वामी भूमि का अधिपति, और लॉर्ड यानी जो जागीरदार जो बड़े अधिपति हुआ करते थे, उनके बीच में अंतर भी धीरे धीरे साफ नजर आने लगा था। यानी जो है वर्ग विहीन समाज है वो सामाजिक व्यवस्था
से हटकर जो है वर्ग प्रधान समाज है वो बन गया था। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर मंगोल भाषाओं, उनकी समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध जो किया है वो है बोरिस याकोवालेविच व्लादिमीरस्टॉक, ठीक है, जैसे अन्य विद्वानों ने किया। उन्होंने काफ़ी कुछ है मंगोल साम्राज्य, भाषा और उनकी समाज और संस्कृति के ऊपर है वो लिखा गया है। तो आपको विद्वान बोरिस याकोवालेविच व्लादिमीरस्टॉक को याद रखना है, जिन्होंने मंगोल इतिहास के बारे में खासी जानकारी है हमें उपलब्ध करवाई है, ठीक है। दूसरे अन्य विद्वान का नाम आता है जिनका नाम है वैसिली व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड। दो विद्वान हैं मुख्य रूप से। तो बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज खान और उसके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उसकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपरक विवरण ने उन्हें अभिवेचकों के रोष का पात्र बना दिया कि जहां राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी और स्टालिन जैसे जो है शासनकर्ता के माध्यम से जो है लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना के कारण एक डर और घबराहट का वातावरण है वो व्याप्त हो गया था। वहीं बार्टोल्ड ने चंगेज खान और उनके वंशजों के बारे में सहानुभूतिपरक और सकारात्मक लेख जब लिखे तो उन्हें उस समय के इतिहास में उन्हें रोष का पात्र बनना पड़ा या समाज के रोष का कारण बनना पड़ा। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी। स्टालिन के समय में जो है बार्टोल्ड की रचनाओं के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी, यानी बैन लगा दिया। केवल 1960 के दशक में जो उदारवादी खुश्चेव युग के दौरान उसके उपरांत ही अनेक रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। खुश्चेव जो कि सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता थे उस समय, सोवियत रूस के सर्वोच्च नेता थे और इसके साथ ही साम्यवादी पार्टी के सचिव भी रहे थे और आप उस समय जो है वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो जब खुश्चेव जब वहाँ के प्रधानमंत्री बने, शीत युद्ध का ये दौर था, तो उस दौरान जो है उन्होंने उनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया या उन्हें ढील दी गई थी, ठीक है। पारद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब ये भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध है वे अनेक भाषाओं में रचे गए थे। इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है। जो हमें मंगोल साम्राज्य के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराने वाले जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो मंगोली, फारसी और अरबी भाषाओं के माध्यम से लिखे गए हैं या फिर चीनी भाषा में लिखे गए हैं, जो हमें मंगोल साम्राज्य के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। पर महत्वपूर्ण सामग्रियाँ हमें इतालवी, लातीनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलती है। इसके अलावा अन्य, क्योंकि ये साम्राज्य मंगोल साम्राज्य 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था, मध्य एशिया या एशिया और ऊपर से दूसरा था यूरोप। तो दोनों ही तरफ के लोगों ने है मंगोलों के इतिहास को अपने अपने हिसाब से लिखने का प्रयास है वो किया है। दोनों ही जो है दोनों ही महाद्वीपों के लोग हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में इतिहास को लिखा है मंगोलों को इतिहास में, तो वो सभी भी मंगोल साम्राज्य के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न आशंका के साथ 2 अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं, यानी अलग अलग भाषाओं में उनका रूपांतरण किया गया है। उदाहरण के लिए चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उन न्यूटोबियन, याद रखना है आपको, मंगोल उन न्यूटोबियन, मंगोलों को गोपनीय इतिहास, यानी उनके ये इसके बारे में भी जानकारी मिलती है न्यूटोबियन में, जिसमें मंगोलों का गोपनीय इतिहास है उसके बारे में लिखा गया, जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, जो कि मुख्य रूप से मंगोलिया की भाषा मंगोल और चीनी भाषा एक दूसरे से अलग है। इसी तरह मार्को पोलो जो कि इतालवी था, मार्को पोलो द्वारा मंगोल दरबार का यात्रा वृत्तांत जो कि इतालवी और लातीनी भाषा में उपलब्ध है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। दोनों ही जहां मंगोलों का इतिहास है चीनी और मंगोल भाषा में लिखा गया है, और मार्को पोलो ने भी जो यात्रा वृत्तांत लिखा है जब वो एक बार मंगोल दरबार में वो गया था, और वो एक व्यापारी था मार्को पोलो, और ये वहाँ पे मंगोलों के दरबार में गया था तो वहाँ की चकाचौंध को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। तो उसने भी वहाँ की जो है स्थितियों को लिखा है इतालवी भाषा में और लातीनी भाषा में उपलब्ध है, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, जो कि मंगोलों के इतिहास में चीनी भाषा में जो लिखा गया है या मंगोली भाषा में जो लिखा गया है और मार्को पोलो के द्वारा जो लिखा गया है, दोनों में थोड़ा फ़र्क मिलता है। चूँकि मंगोलों ने अपने बारे में
बहुत कम साहित्य रचा है और विदेशी सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा है। अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है उसमें मंगोली भाषा या मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वाड़ग मीमांसक की भूमिका भी अदा करनी पड़ती थी। वाड़ मीमांसक यानी जो है फिलोलॉजिस्ट यानी भाषाविद, भाषा का तत्वज्ञानी या भाषा वैज्ञानिक, जो कि मंगोल भाषा का अर्थ है वो बता सकता है कि उसके अंदर क्या कुछ जो है मूल रचनाएं हैं, उन मूल रचनाओं के आधार पर क्या कुछ लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम अगर भाषा वैज्ञानिक है उनका सही रूपांतरण करें तो वो हमें सही जानकारी है वो दे सकता है। इगोर दे रखेविल्टस, मंगोलों का गोपनीय इतिहास, और गेरहार्ड डॉर्फर, जिन्होंने ऐसे मंगोल और तुर्की शब्दावलियों पर काम किया है जो फारसी में शामिल हो गई थी। जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के यायावरों के इतिहास को पढ़ने की कठिनाई को उजागर करती है। अतः अब हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि चंगेज़ खान और मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को बहुत कुछ अभी भी छानबीन करना बाकी है। तो विद्वान आज भी चंगेज़ खान और जो मंगोलों का जो साम्राज्य था उसके बारे में आज भी ऐसी कई चीज़ों के बारे में जानकारी है वो अर्जित कर रहे हैं या छानबीन है वो कर रहे हैं या करना बाकी है। अब हम समझते हैं बर्बर क्या है। देखिए बर्बर शब्द आया है इसमें, जो कि मंगोलों के लिए जो है पहले के जो पूर्व के समय में जो इतिहासकारों ने लिखा है तो उन्होंने मंगोलों को बर्बर माना है। बर्बर अर्थात ये अंग्रेजी का शब्द है बारबेरियन, अर्थात ये शब्द है यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है। गैर यूनानी यानी जो यूनान के नहीं थे, जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब कोलाहल बर्बर के समान लगती थी, यानी जिनकी कोई उचित भाषा नहीं थी और बेकार से कोलाहल यानी शोर शराबा वाली। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया है जो सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ थे, डरपोक, स्त्रैण, विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची और स्वशासन चलाने में असमर्थ थे। यानी ये ऐसे लोग थे जिनके पास सोचने और बोलने की शक्ति है वो नहीं थी, या वो उनके अंदर उनकी सोच है वो परिपक्व नहीं थी, मैच्योर सोच नहीं थी, और डरपोक, स्त्रैण, विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची और स्वशासन चलाने में असमर्थ थे। तो उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, कहने का तात्पर्य ये रूढ़िगत घिसी पिटी धारणाएं रोमवासियों के पास गई, यानी रोमवासी उन्हें इसी दृष्टि से देखते थे। और रोमवासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजाति जो कि गॉल थी, जिन्हें गॉल कहा जाता है, जर्मन जनजाति गॉल और हून जैसे लोगों के लिए इसका प्रयोग है उन्होंने किया था। चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें उनमें से किसी भी शब्द के सकारात्मक अर्थ नहीं थे। यानी इतिहास में जो बर्बर शब्द जो मिलता है वो मंगोलों के लिए भी शुरू में किया गया था, और चीनियों ने भी मंगोलों के बारे में या बर्बर शब्द का कोई उचित मतलब उन्होंने जो है सकारात्मक वर्ण है उसका नहीं निकलता है, नेगेटिव अर्थ निकलता है बर्बर का। तो जो कहने का मतलब है कि मंगोलों को भी बर्बर या असभ्य है वो शुरू के इतिहास में बताया गया था। तो ये था आज का हमारा अध्ययन बिंदु, जिसमें हमने मंगोल साम्राज्य या यायावर साम्राज्य जिसके बारे में थोड़ा सा जो है हमने पृष्ठभूमि को समझा है कि मंगोल कौन थे और क्या थे, किस प्रकार से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये साम्राज्य 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप और जो है एशिया में। इसका संस्थापक है वो चंगेज़ खान माना जाता है, और इन्होंने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था वो सैनिक व्यवस्था के आधार पे, कठोर सैनिक व्यवस्था के आधार पे स्थापित किया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।